हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखेंगे संविधान का भाग 5। संविधान का भाग 5 जो है संघ से संबंधित है, यानी संघ का उल्लेख संविधान के भाग 5 में दिया गया है। तो आज हम मेनली पढ़ेंगे कार्यपालिका। तो भाग 5 का अध्याय 1, भाग 5 जो है कई अध्यायों में बटा हुआ है। इसका अध्याय 1 में देखेंगे, एक का अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में है और ये संघीय कार्यपालिका से संबंधित है, यानी संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में उल्लिखित है। हम देखेंगे संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, संघीय कार्यपालिका के अंग हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं। पहला है विधायिका। विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत संसद के दोनों सदन, जैसे में राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारा केंद्रीय विधायिका है। तो विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य है विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना। तो कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। अस्थायी में हमारे नौकरशाह होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये जो हैं अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जबकि अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत देखेंगे तो इसके अंतर्गत मंत्री परिषद आती है। तो कार्यपालिका का कार्य है विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना। न्यायपालिका का कार्य है विधियों पर विवाद की स्थिति में समाधान प्रस्तुत करना तथा न्याय देना। ये जो है न्यायपालिका के कार्य हैं। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे राष्ट्रपति हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में दिया गया है। इसके आगे अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, यानी कि राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा, हेड होगा, प्रमुख होगा तथा संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां उसमें निहित होगी। जितनी कार्यपालिकीय शक्तियां होगी सबका हेड राष्ट्रपति होगा, जिसका प्रयोग वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। यानी कि संघीय कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी यानी मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 54 में दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति को वोट कौन कौन लोग देते हैं। तो संसद के दोनों सदन जैसे राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और दूसरा है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखेंगे मनोनीत इसमें शामिल नहीं होते हैं।
मनोनीत शामिल नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक देखेंगे, ये 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं को भी निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में उल्लेख है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख, मेथड का उल्लेख, राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होगा इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में दिया गया है। देखिए निर्वाचन का जो उल्लेख है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है कैसे होता है। राष्ट्रपति जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है। ये अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जनता इनका स्वयं चुनाव नहीं करती है। और इस राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट पड़ता है वो गुप्त मतदान होता है और इसमें वोट जो दिया जाता है वरीयता क्रम में मतदान किया जाता है। यानी कि मान लीजिए 4-5 उम्मीदवार खड़े हैं तो सबको वोट देना है, वरीयता क्रम में देना है, 1 2 3 4 इस तरह से आपको लिखना है वहां। अगला देखेंगे चौथा, ये कहता है राष्ट्रपति जो निर्वाचन होगी उसमें किस बात का ख्याल रखा जाएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में जो बातें उल्लिखित है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है 2 सिद्धांतों पर होता है। पहला है समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत जिसे हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से जानते हैं, और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 55 का तरफ देखेंगे। अनुच्छेद 55 एक विधायक का मत मूल्य हम निकालेंगे तो एक विधायक का मत मूल्य होता है बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यहाँ ध्यान रखेंगे निर्वाचित सदस्यों की संख्या से हम भाग देते हैं, भागा 1000 हम करते हैं। अगर भाग देते समय 1000 से माने 500 से कम शेषफल आता है, यानी कि भाग देते समय शेषफल 500 से कम आता है तो उसे हम छोड़ देते हैं। जबकि 500 से अधिक आता है उसे हम भागफल में 1 जोड़ देते हैं। इस तरह से हम भाग की प्रक्रिया करते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे एक सांसद का मत मूल्य बराबर होता है सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से भाग दिया जाता है। यानी कि जितने राज्य हैं भारत में सबके निर्वाचित सदस्यों की मतों का जो योग आएगा उसे हम संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को जोड़ करके भाग देते हैं। और भाग देने पर अगर हमारा शेषफल 500 से कम आता है, शेषफल 500 से कम आता है तो उसे हम छोड़ देते हैं। जबकि 500 से अधिक आता है 500 से अधिक आएगा तो ऐसी स्थिति में हम भागफल में 1 जोड़ देते हैं। इस तरह से हम विधायकों और सांसदों का मत मूल्य निकालते हैं। देखेंगे कि इसमें जो जनसंख्या की बात की जा रही है, ये जो जनसंख्या है ये जनसंख्या 1971 के भारत के जनगणना के आधार पर होती है। यानी 1971 की जो जनसंख्या भारत की उसके आधार पर ही मत मूल्य निकाले जाते हैं। और ये 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया है।
ऐसा इसलिए किया गया है 1971 की जनगणना को क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जागरूकता आदि के माध्यम से दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं इन्होंने अपने जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया, लेकिन उत्तर भारतीय जो राज्य हैं जनसंख्या को नियंत्रण करने में असफल रहे। तो ऐसी स्थिति में उत्तर भारत की जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों की जनसंख्या घट गई, यानी कंट्रोल नियंत्रित हो गई, कम हो गई। अनुपातिक रूप से देखा जाए तो उत्तर भारत जनसंख्या अधिक है, दक्षिण भारत जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या कम है। तो ऐसे समरूपता बनाए रखने के लिए 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है। अनुच्छेद 56 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि दी गई है और इसके अंतर्गत पद ग्रहण यानी शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति पद धारण करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो पद धारण करेगा, जिसने शपथ लेगा, उससे 5 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। देखते हैं पद का त्याग कैसे करते हैं, पद कैसे छोड़ते हैं। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व कभी भी अपना पद त्याग कर सकते हैं, स्वेच्छा से कर सकते हैं। पहला है उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर, यानी कि इनकी इच्छा है तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग सकते हैं। और ये जो राष्ट्रपति जी को जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि इसकी सूचना सर्वप्रथम स्पीकर को दे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को सर्वप्रथम सूचना यानी तत्काल सूचना उपराष्ट्रपति स्पीकर को देते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दे दिया। अगला कारण है संविधान का अगर अतिक्रमण राष्ट्रपति करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। पर अनुच्छेद 56(1) क्या कहता है, इसको देखते हैं हम कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात, यानी कि उसका जो पदावधि है, अपना जो शासनकाल है उसको समाप्त करने के उपरांत भी वह अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी कि नया राष्ट्रपति न चुन लिया जाए। तब तक हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अपने पद पर बने रहेंगे। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि शासनांतरण न हो, शासन में अंतर न आए, इसलिए व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि नया राष्ट्रपति न चुन लिया जाए। अगला है, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करता है, यानी कि राष्ट्रपति स्वयं अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। तो इस तरह समझेंगे कि उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, इसको देखते हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है, यानी कि दोबारा, तिबारा, चौबारा बन सकता है राष्ट्रपति कोई व्यक्ति। ये हमारा संविधान कहता है कि कोई व्यक्ति कितनाओं बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में उल्लेख नहीं है कि एक बार बनेगा, 2 बार, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा विकसित हो गई है, परंपरा विकसित हो गई है कि 2 बार से अधिक नहीं। लेकिन याद रखिएगा 2 बार से अधिक नहीं कोई राष्ट्रपति बनता है। ये परंपरा है, ट्रेडिशन है, न कि हमारा संविधान कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि 1 बार बनेंगे, 2 बार पुनः बन सकते हैं, कितनाहू बार बन सकते हैं आप। तो संवैधानिक रूप से देखेंगे कि राष्ट्रपति कितनाहू बार चुना जा सकता है। अनुच्छेद 58 देखेंगे। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति जी की योग्यताएं दी गई है। तो राष्ट्रपति जी की योग्यता देखेंगे कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी सरकारी सेवक नहीं हो। फिर देखेंगे अगर वह व्यक्ति मान लीजिए विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य है, यानी कि सदन के किसी संसद के किसी सदन का सदस्य हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या ये विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, तो ऐसी स्थिति में इसको अपने पद का त्याग करके चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता है तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और इस सदन का सदस्य है तो उसको चाहिए कि इसकी सदस्यता छोड़कर चुनाव लड़े। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जीतने के उपरांत इसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है, यानी कि उसका पूर्व पद अपने आप रिक्त हो जाता है। अनुच्छेद 59 कहता है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो इस अवधि में अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। अपने शासनावधि में अन्य पद धारण नहीं कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होता है तो उस अवधि में कोई भी अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ प्रस्तावक होते हैं, जैसे में प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्तावकों की संख्या 50 रखी गई है और अनुमोदक की संख्या 50 रखी, यानी जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें से 50 व्यक्ति प्रस्तावक होने चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बन रहा है व्यक्ति उसका प्रस्ताव रखे और 50 लोग ऐसे होना चाहिए जो उसकी बातों का अनुमोदन करे, उसका समर्थन करे। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। जबकि 1997 से पूर्व ये प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 10-10 हुआ करते थे और इसको बढ़ाया इसलिए गया कि ताकि गंभीर व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके और सीरियस हो चुनाव लड़ने के लिए तभी लड़े। और इसकी जो जमानत राशि है, जमानत राशि 15,000 रुपये रखी गई है। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये रखा गया। अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध मत का अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगर 1/6 मत प्राप्त कर लिया है, वैध मत का 1/6 प्राप्त कर लिया है तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। तो थैंक यू साथियों, हमने ये राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 1 वीडियो बनाया था। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू।